नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो क्यूज के रूप में, एक एग्जाम की प्रैक्टिस के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिसमें आपका सिलेबस है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में जो भी आपका स्कोर है, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following island of Lakshadweep group located near to the कोची कोस्ट? कोची जो कि केरला के अंदर है, ठीक है, उस कोस्ट से नियर आपको ये बताना है कि लक्षद्वीप जो हमारी कंट्री का जो पोर्शन है, उस ग्रुप में जितने सारे आइलैंड है उसका नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है मिनिकॉव, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कावारत्ती, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है अगस्ती और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है एंट्रोट। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर आता है और कोची आइलैंड यानी कोची जो कि केरला के अंदर एक सिटी है, कोस्ट है एक तरह से आप ये बोल सकते हो, उससे सबसे नजदीक पड़ता है, आपको ये बताना है। तो ये चार ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डी है। डी का मतलब ये एंड्रोट जो आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के अंदर एक आइलैंड है, सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है। यानी कि अगर आप ये मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का मैप है, ये केरला जो कि हमारे बिल्कुल साउथ में बिल्कुल नीचे जो स्टेट है इंडिया हमारी कंट्री के अंदर नीचे, वहां पे एक सिटी है जो कि सी से कनेक्टेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं अरेबियन सी से जो कनेक्टेड है, उसके अंदर जो एक सी है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं एक कोस्ट सिटी है कोचीन। कोचीन से सबसे नियरेस्ट अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर सबसे नजदीक कौन सा है, जो नजदीक वाला जो एंड्रोट आइलैंड जो कि ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ये 293 किलोमीटर अवे यानी कि दूर है कोचीन से, जो कि सबसे नजदीक है। बाकी आप इस मैप के अंदर बाकी जो देख सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड है और उसकी लोकेशन क्या है जो कि लक्षद्वीप ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। बाकी आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि जिस तरह से मैंने ये बोला नियरेस्ट, तो अब आपको ये बताना है कि भी कोचीन से सबसे फारेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप में से कौन सा आइलैंड है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो सबका डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी यहां मेंशन है, ध्यान से देखिएगा डिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला कौन सा है, अच्छे से देख करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इंगेज इन क्वाड्रिलेटरल डायलॉग टू कंटेन द कोविड-19 पेंडेमिक, बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक मीटिंग हुई थी, एक एंगेजमेंट हुई थी, जिसमें ये बात की गई थी कि अभी जो कोविड-19 की वजह से जो ट्रेड वगैरह में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसको बूस्ट करने के लिए और इस कोविड-19 जो पेंडेमिक क्रिएट प्रॉब्लम हो गई, इससे बाहर निकलने के लिए एक मीटिंग हेल्ड हुई है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसमें पार्टिसिपेट किया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्री गिवन है, आपको ये ध्यान क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को ध्यान में रख के बताना है कि कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। तो कंट्री आप देख सकते हैं, BRI जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग जानते ही हैं कि ये चाइना का कॉन्सेप्ट है, ये तो पता लग गया होगा आपको कि चाइना तो इसका पार्टिसिपेट करेगी। उसके अलावा कुछ और भी कंट्री आपको मेंशन है, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये कुछ कंट्री के नेम है आपके पास, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्री ने इसे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो करेक्ट कोड आपको यूज करके अपना आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 1 2 4 5, यानी कि 1 2 4 5 का मतलब ये हुआ कि इंडिया को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री है सब ने BRI में इस मीटिंग में ये जो इंगेजमेंट हुई थी इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1 2 3 4 एंड 4 तक है, यानी कि 5th कंट्री यानी बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्री है सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंट्री चाइना को छोड़ करके बाकी जितने भी कंट्री है इसके अंदर, ठीक है, ये सब ने इसको पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बोला जा रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी 1 3 4 एंड 6 जो है इस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा।
तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कंट्री आपको मेंशन थी, यानी कि चाइना के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यानी कि इंडिया तो पार्टिसिपेट कभी करेगी नहीं बीआरआई जैसी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इंडिया इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये हमारी कंट्री का जेएनके वाला जो पोर्शन है इसमें हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करती है, जिसको पीओके जो पोर्शन है उसके अंदर से जो ये एक रूट क्रिएट किया गया है, चाइना इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो ये चाइना और पाकिस्तान ने जो एक कॉरिडोर बिल्ड किया है, जिस वजह से इंडिया इसके अगेंस्ट में है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी बांग्लादेश को छोड़ के, इंडिया को छोड़ करके जो बाकी कंट्री बच गए इसके अंदर, यानी कि चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, इन कंट्री ने मिलकर के क्वाड्रिलेटरल मीटिंग सेटअप की है, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड एक ये बीआरआई का इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए और इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए ये चीज पार्टिसिपेट किया गया था इन सारी कंट्री के द्वारा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो करेक्ट आंसर है हमारा ए हो गया। ए का मतलब 1, 2, 4 एंड 5 हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसके अंदर क्या है कि जो साउथ, ये जो सार्क कंट्री है, जितनी भी सार्क कंट्री है, चाइना इन सबको अपने फेवर में करने के लिए, सबको बीआरआई के साथ जोड़ने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव चाइना कर रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि ये बताना है कि ये सार्क जो कंट्री है, जो ग्रुप ऑफ कंट्री सार्क है, इसका स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, आपको ये बताना है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है जरा ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, इन्होंने कौन कौन से जर्नल स्टार्ट किए थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ दे रखे हैं आपके पास, कुछ इस तरह से हैं, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं, ये जो न्यूज़पेपर कह लीजिए, मैगजीन कह लिए, यानी जर्नलिज्म में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था इसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड जो है, यानी कि यंग इंडिया और नवजीवन, ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपके पास सी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड, यानी कि यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों ही महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही जो जर्नल्स आपको जो दिख रहे हैं, तीनों ही सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, तीनों ही जर्नल्स किसके द्वारा स्टार्ट की, पत्रिका स्टार्ट की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, जो महात्मा गांधी ने काम किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ड्यूरेशन में, उसके अपने लाइफ स्पेन में, उनको आपको एक थोड़ा लिस्ट बना के आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे ही जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं जर्नल की, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जर्नल की। तो जर्नल यानी कि पत्रिका की अगर बात करें जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसके अंदर ये है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन बंधु, इंडियन ओपिनियन, और इंडियन ओपिनियन का फर्स्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे जर्नल महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किताबें को जो नाम है कुछ इस तरह से कि हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसके बारे में जो पूछा जाता है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो इनके द्वारा खुद से लिखी गई थी, ये काफी इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ फाउंडेशन जो क्रिएट किया था महात्मा गांधी ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो नेशनल इंडियन कांग्रेस, जो कि साउथ अफ्रीका में 1984 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट फोनिक सेटलमेंट, ये भी साउथ अफ्रीका में 1904 यानी कि 1904 में महात्मा गांधी जो है स्टार्ट किया गया था। अब उसके बाद जब इंडिया आ गए थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने अहमदाबाद में 1915 में सत्याग्रह आश्रम, ये उन्होंने फाउंडेशन इसका भी रखा था। और इसके अलावा 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ, ये भी महात्मा गांधी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और फिर लास्ट में सेवाग्राम
आश्रम, जो कि वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, 1936 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन या फाउंडेशन जिसका महात्मा गांधी ने रखा था। उसके बाद बुक और जर्नल, यानी कि आपको जर्नल के बारे में कौन कौन सी, जर्नल के अलावा आप बोल सकते हैं बुक्स उन्होंने कौन कौन सी स्टार्ट लिखी थी इनके बारे में, और किस किस चीज का उन्होंने फाउंडेशन रखा था। ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिटेल में एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, किसी ना किसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाता है अक्सर, तो आप एक बार डिटेल में इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैटरैक्ट इन आइज आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्पिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन लेंस ऑफ आइज। ये कैटरैक्ट जो कि एक डिसीज है, आई से रिलेटेड एक डिसीज है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह का फॉर्म होता है हमारे आंखों में, किस तरह से बीमारी बढ़ती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए कि भी इनकी वजह से, इन ड्यू टू इसके ब्रेकडाउन, किसकी ब्रेकडाउन की वजह से, इन चारों में से किसी एक के ब्रेकडाउन की वजह से ऐसा होता है, जो हमारी लेंस में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आंखों की लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास ये है कि ये प्रोटीन की वजह से होता है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फैट की वजह से होता है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है लिपिड की वजह से होता है, और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऐसा डिसीज क्रिएट होता है हमारे आंखों के अंदर। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन क्या है ये चूज करना है और बताना है कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए। काफी न्यूज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो बीमारी है मोतियाबिंद जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कैटरैक्ट जो डिसीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और हमारी कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट रहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये प्रोटीन की वजह से ये ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कैटरैक्ट जो डिजीज है ये होता क्या है। ये एक तरह से ये जो डिसीज क्या करते हैं, मेजर फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस है, यानी कि इसकी वजह से कोई अंधा भी हो सकता है, और ये ह्यूमन आइज को डिट्रॉइट कर देती है, जिस वजह से हमारी आंखों की देखने की जो कैपेसिटी है ये कम हो जाती है। और इस तरह की जो डिट्रॉइट जो होती है वो ये हमारी आंखों को, लेंस को क्या करती है, एक तरह से डैमेज कर देती है या उसे डिसऑर्गेनाइज कर देती है ड्यू टू प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से क्या होता है कि विजन भी लॉस हो सकती है, या फिर कम दिखना, या फिर विजन, या फिर पूरी तरह रोशनी भी चली जा सकती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि इस तरह की जो डिसीज है जो हमारी कंट्री के अंदर काफी कॉमन है, पॉपुलर है, उन लिस्ट ऑफ डिसीज आपके पास होनी चाहिए, उनकी लिस्ट, और उनके कॉज क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, कोई मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीजें आपके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ डिसीज ऐसी भी होगी जिससे इंडिया फ्री हो गया होगा, ठीक है। इस तरह की लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहां आपको हेल्प मिल सके। एक पेज पे आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द गैलापागोस आर्चीपेलागो, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गैलापागोस आर्चीपेलागो नोन फॉर इट्स हाई कॉन्ग्रेगेशन ऑफ मरीन स्पीसीज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि ये जो एक तरह से आप कह सकते हो, ये जो गैलापागोस ये न्यूज में रहता है, ये काफी जाना जाता है, किसकी वजह से, हाई कॉन्ग्रेगेशन मरीन से रिलेटेड है, जो स्पीसीज के अंदर आती है, इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में आपसे पूछा। तो ये किस करंट से रिलेटेड है आपको ये बताना है, यानी कि जो इसका इन्फ्लुएंस होता है स्पीसीज के अंदर किस करंट की वजह से होता है आपको ये बताना है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, और ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए कि हम्बोल्ट करंट की वजह से ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है अगुलहास करंट की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है वेनेजुएला करंट की वजह से ऐसा होता है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नॉर्वेगियन करंट की वजह से ऐसा होता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब यह हम्बोल्ट करंट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि इसका इन्फ्लुएंस किसका, ये जो इन्फ्लुएंस होता है वो हम्बोल्ट करंट की वजह से होता है, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर जो एरिया होता है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में ये एक आइलैंड है, जहां एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, वहां पर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि अगर आप मैप में देखना चाहें, मैप के अंदर जो लैटिन अमेरिका है, यानी कि साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है,
उस कॉन्टिनेंट के अंदर ये इक्वाडोर एक कंट्री है और उसका एक आइलैंड है, जो कि जिसकी लोकेशन में ये मार्क कर रहा हूं, एक आइलैंड है जिसका नाम है गालापागोस आइलैंड है, जहां पे इस करंट का प्रभाव पड़ता है, आप ये बोल सकते हो। बाकी आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने भी करंट है, ये करंट की लोकेशन कहां कहां है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी एक तो आपको यहां पता लग गया, तो बाकी जो 3 है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करिएगा कि ये इसका लोकेशन क्या है, क्योंकि डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि कौन से करंट किस एरिया में लोकेटेड है। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इज ज्वाइंटली कोलैबोरेशन मिशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक टर्म आपसे बोला जा रहा है कि ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस ये किस 2 कंट्री के बीच में एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए में आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज आप या ज्वाइंट कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड यूएस, यानी कि यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए भी आप बोल सकते हो, इसके बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड भूटान के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ये आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि इंडिया और इजराइल के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये ब्रीदिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो इजराइल की जो डिफेंस से रिलेटेड जो उनके साइंटिस्ट हैं और उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन है हमारे काउंटर पार्ट का। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सिमिलर डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में है, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में हेल्थ की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसके साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। इसके अलावा डिफेंस साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहां बात की जा रही है डीआरडीओ की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री के डीआरडीओ और डीआरडीओ के अलावा एक और जो इंस्टीट्यूशन है आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर। ठीक है, ये दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ये मिलकर के इसके साथ एसोसिएटेड है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की गई है इजराइल के डिफेंस और हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, ताकि ये डायग्नोज कर सके कोविड-19 के टेस्ट को जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल, यानी कि रैपिड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इजराइल और इंडिया का ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। डी का मतलब है इंडिया एंड इजराइल। अब वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और हाँ, पूरा वीडियो देखा करें क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, तो थोड़ा अलर्ट होकर आपको सुनना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे लास्ट में कि करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ऑप्शन चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट रेफर टू द शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग, यानी कि फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और इसकी जो एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग होती है, इनके बीच में जो शॉर्टफॉल को कंपैरिजन किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है अब हाई फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज हार्मफुल, यानी कि ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा ये हार्मफुल होता है किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो। लास्ट स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एक एक्ट है हमारी कंट्री के अंदर जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, प्रोवाइड फॉर द फिस्कल डेफिसिट अप टू 3% फॉर द ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 2021 तक का जो फिस्कल डेफिसिट जो रखना है वो 3% तक रखना है, ये इस एक्ट में बोला गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें इसके अंदर सारे स्टेटमेंट यानी कि 1 2 3 तीनों ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या है? अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, यानी कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी,
सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि ज्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट अगर हाई होगा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गई। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस चीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो बूस्ट हो रही है, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब सिंपल ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा हमारी कंट्री में लग रहे हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ का काम करेंगे। जिसके आप ये बोल सकते हो हाईवे वगैरह, रोड वगैरह, पोर्ट, एयरपोर्ट या फिर इकोनॉमी की वो सब चीजें जो इकोनॉमी को बूस्ट करती है, उस चीजों में इसे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको बोला गया ये हार्मफुल है कि हमेशा हार्मफुल होती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने यहां आपके लिए लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं, द एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स या किसी भी तरह का कलेक्शन होता है, यानी कि गवर्नमेंट की अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन सॉरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द इनकम, तब हम बोलते हैं ये फिस्कल डेफिसिट की पार्ट है। यानी कि जो आपको ये बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया कि ये इट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ गवर्नमेंट इनकम, कि गवर्नमेंट की इनकम में शॉर्टफॉल है, बिल्कुल सही बात है, सही तरह से इसे डिफाइन किया गया स्टेटमेंट 1 में। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, जिसमें आपसे ये बोला गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, जो कि ये फिक्स करता है कि मार्च 2021 तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए जीडीपी का। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में गलत स्टेटमेंट आपको दे दिया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जिसे शॉर्ट में आईआईपी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे अभी आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ये आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट है और नेक्स्ट आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट है। और आपसे नीचे बोला गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द आईआईपी इज इंडेक्स दैट शो ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप एंड ऑफ द इकोनॉमी इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप ये बोल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर या कोई भी एक फिक्स टाइम के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट जो ग्रुप है, उसके अंदर क्या ग्रोथ हो रहा है, उस चीज को रेट को मेजर करने का या उसको रिफ्लेक्ट करने का ये इंडेक्स क्रिएट किया गया जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय द एनुअली, ये क्या बोला जा रहा है, एनुअल बेसिस पे इसे कंपाइल किया जाता, पब्लिश किया जाता बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एनएसओ। हमारी कंट्री के अंदर जो एनएसओ है, एनएसओ क्या करती है, इसे कंपाइल करती है इंफॉर्मेशन को और इसे पब्लिश भी करती है हर साल के, मतलब ये कह सकते हो आप एनुअल बेसिस पे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द करंट बेस ईयर ऑफ आईआईपी कैलकुलेशन इज 2004 एंड 2005, यानी कि 2004-2005 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसे ट्रीट किया गया बेस ईयर इसकी कैलकुलेशन के लिए, और इसे इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश और कंपाइल करने का काम कौन करती है, एनएसओ करती है, ये बोला जा रहा है एनुअल बेसिस पे। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको ये बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका सिर्फ ऑप्शन ए जो आपके पास गिवन है, इट मींस ये कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो पहले देख लेते हैं गलत होने की वजह क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो पब्लिश और कंपाइल करने का जो काम करती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसे एनएसओ करती है। एनएसओ का मतलब ये है कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आती है, और ये करती है मंथली बेसिस पे। जबकि आपको स्टेटमेंट क्या दे दिया गया था कि ये एनुअल बेसिस पे ये काम करती है, जो कि गलत है।
एनुअल बेसिस पे नहीं, ये मंथली बेसिस पे करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो एक साल के अंदर ऐसी 12 रिपोर्ट ये पब्लिश कर देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था, थर्ड स्टेटमेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट था कि 2004-2005 को बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए 2011-2012 जो ईयर है उसे यूज किया जाता है। यानी कि अब हम बात करते हैं डिटेल में आईआईपी होता क्या है। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हमारी कंट्री के अंदर एक फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रुप के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर क्या ग्रोथ होती है उसे मेजर करने का एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिश करता है या आपको शो करता है, ये इस इंडेक्स के अंतर्गत। यानी कि आप ये बोल सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, प्रोडक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर फिक्स पीरियड टाइम के लिए, वो आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देता है। ठीक है, और इसका जो डाटा कंपाइलेशन और पब्लिश का जो काम करती है वो एनएसओ करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। बेस ईयर 2011-12 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपका ए हो गया। बाकी अब जान लेते हैं डिटेल में कौन कौन से सेक्टर है। अगर हम ब्रॉड सेक्टर की बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये ब्रॉड सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज्ड बेसिस पे जो सेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं आपके पास गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो है ये यूज्ड बेस सेक्टर आप कह सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं किस तरह से सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है। और जो 8 कोर सेक्टर जो हमारी कंट्री के अंदर है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो 40% के अराउंड इस डाटा को पब्लिश किया जाता है इसके अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर जो आते हैं वो आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये हमारी कंट्री के अंदर 8 कोर सेक्टर है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और डिटेल में इन 8 सेक्टर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में से चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, कोई डाटा कलेक्शन करते हैं, तो भाई इन 8 कोर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स तैयार करना आपका काम बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको और फिर नीचे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी दैट डिटरमाइन द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स से जो कलेक्शन आता है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है इस चीज को डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। और इसके बारे में बोला जा रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं लॉ फॉर्मेशन के द्वारा इस बॉडी को, इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के इंटरवल पर फाइनेंस कमीशन का, ये फाइनेंस कमीशन को गठित करना यानी स्टैब्लिश करने का काम होता है पार्लियामेंट का, ये बोला जा रहा है। और ये 5 ईयर के हर गैप के बाद ये बार बार क्रिएट की जाती है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हो गया दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे मेंशन है, और आर्टिकल 280 के बारे में ये बोला गया है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में बनाया गया था तब ये बोला गया तो जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेगा कि वो डिसाइड करेगा, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो हर 5 साल के इंटरवल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, स्टैब्लिश करेगा, और वो इस तरह के काम को करेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो पार्लियामेंट का काम नहीं है, ये काम किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये हुआ कि भाई इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया, इसका प्रोविजन रखा गया जिस बेसिस पे इस बॉडी या इंस्टीट्यूशन को हर 5 साल में क्रिएट किया जाता है। और मेन काम क्या है इसका मेन काम ये जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स से रिलेटेड जो भी इनकम हमारी कंट्री के अंदर आती है उसे किस तरह से सेंटर के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डिसाइड करता है ये इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में जो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो आप ये कह सकते हो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका जो चेयरपर्सन है वो एनके सिंह है, और ये अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर के मार्च 2025 तक चलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाता है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो गठन किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। और इसके अलावा 14 के बारे में भी बता दीजिए, यानी कि प्रीवियस कौन है। अभी करंट में 15 चल रहा है, 14th में कौन थे चेयरमैन, ये आपने बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द ग्रामोदय विकास योजना, इस स्कीम के अंतर्गत यानी ग्रामोदय विकास योजना को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट गिवन है, और लास्ट में आपसे बोला जाए कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसे शॉर्ट में एमएसएमई भी बोला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इस प्रोग्राम को ये लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ग्रामोदय विकास योजना। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, यानी जिसे शॉर्ट में केवीआईसी, इज एंथ्रस्ट विद प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट, यानी कि ट्रेनिंग और असिस्टेंस का जो काम किया जाता है, यानी कि एक तरह से किसी तरह हेल्प प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अगर हम बात करें ग्रामोदय विकास योजना की। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और जरूर कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सी का मतलब ये हुआ कि भी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसे शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं एमएसएमई, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे, शॉर्ट में बोला जा रहा है, यहाँ फुल फॉर्म दे दी गई है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्रामोदय विकास योजना, जो कि इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि अगरबत्ती बनाने के जैसा काम करवाती है। और इससे रिलेटेड जो स्किल्स प्रोवाइड करना, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और असिस्टेंट प्रोवाइड करने का जो काम करती है, वो काम करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसे शॉर्ट में केवीआईसी भी बोला जाता है, जो कि एक स्किल को प्रोवाइड करने का यानी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि ये थर्ड ये जो ऑप्शन है आपके पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा अगर हम बात करें केवीआईसी के बारे में बात करें तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जिसे लॉ पास करके एक्ट पास करके बनाया गया है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल एक्ट जो कि 1956 में आया था, जिसके तहत इसे गठन किया गया है। और इसका जो मेन काम है वो काम है कि प्लानिंग, प्रमोशन और ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन करना है किसी भी प्रोग्राम को जो कि एमएसएमई से रिलेटेड हो। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शॉर्ट में एसडीजी भी बोला जाता है, डज नॉट डील विद द इश्यू ऑफ द फोर्स्ड लेबर एंड मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किसी भी तरह के लेबर और फोर्स लेबर और मॉडर्न स्लेवरी से रिलेटेड किसी बात के ऊपर डील नहीं करता। ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द इंटरनेशनल लेबर फोर्स लेबर प्रोटोकॉल, यानी हमारी कंट्री ने अभी तक इस चीज के ऊपर साइन नहीं करी, अपने सहमति नहीं दी है कि अभी तक जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया है कि फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर इंडिया ने, हमारी कंट्री ने अभी तक सहमति नहीं दी है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर बताना है। चलिए आंसर बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री ने, ठीक है, हमारी कंट्री ने और हमारी कंट्री के अलावा कुछ वो सारी कंट्री जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर आती है, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसके अंदर आती है एशिया के अंदर, उन्होंने अभी तक रेक्टिफाइड नहीं किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कि भी 2011 में जो कि डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन या फिर आप कह सकते हैं कि फोर्स लेबर के ऊपर जो रूल्स इन्होंने बनाए थे कि भी फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, हमारी कंट्री ने अभी तक इसके ऊपर रेटिफाइड नहीं किया हुआ है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील नहीं करता किसी भी फोर्स लेबर या फिर हम बोले कि स्लेवरी के ऊपर, यानी कि जो गुलाम बना के रखना, जबरदस्ती काम कराना, इस चीज के ऊपर डील नहीं करता। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 की बात करें तो उसके अंदर टारगेट 8.7 है, जिसके अंदर ये बोला गया कि हमें इसे खत्म कर देना है, फोर्स लेबर को खत्म करना है और स्लेवरी जैसी जो मतलब किसी को गुलाम बना लेना जैसी प्रथा है इसको पूरी तरह खत्म कर देना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी खत्म करना मेन टारगेट है। और ये टारगेट रखा गया है कि बाय 2025 तक चाइल्ड लेबर भी खत्म कर देना है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन सारे पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया और इसके रिगार्डिंग में टारगेट भी सेट किए गए और टारगेट को अचीव करने का वर्ल्ड वाइड भी एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हम इस सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि गलत स्टेटमेंट आपको दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव अंडर अटल इनोवेशन मिशन, इस क्वेश्चन में आपसे अटल इनोवेशन मिशन से रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और उसके हिसाब से भी आपको अपना आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द राइज प्रोग्राम, ये शॉर्ट में ARIS राइज प्रोग्राम बोला जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म अगर मालूम हो तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। राइज प्रोग्राम एम टू स्टिमुलेट इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि राइज प्रोग्राम के अंदर ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर कि इनोवेशन करना है और ये इनोवेशन चीजों को हमारे एजुकेशन के अंदर, यानी कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो उसमें बोला जा रहा है एम आई क्रेट, ये टर्म है एम आई क्रेट हैज बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करके हमारी कंट्री ने एम आई क्रेट नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक कोलैबोरेशन लॉन्च किया है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। ये दो स्टेटमेंट है, अगर आपको ध्यान में रखते हुए अटल इनोवेशन मिशन को ध्यान में रखते हुए चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात ऑप्शन डी की करें तो इसमें बोला जा रहा है नाइदर 1 नो 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको क्वेश्चन को देखते हुए दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब बात कर लेते हैं गलती क्या है इसके अंदर। अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें, ये हमारी कंट्री का यानी कि इंडिया का, हमारी कंट्री का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि इनिशिएटिव रखा गया है एक तरह से ताकि प्रमोट कर सके एक हमारी कंट्री के अंदर कि भी एक कल्चर जनरेट हो जाए इनोवेशन का और इंटरप्राइजेस में जितने भी मतलब आप ये कह सकते हैं जितने भी इंडस्ट्री वगैरह लगती है उनके अंदर इनोवेशन को डालने का एक प्रोग्राम है। हायर एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसके अंदर बाकी जो मेजर इनिशिएटिव है वो आप ये देख सकते हैं, जिसके अंदर अटल थिंकिंग लैब, अटल इनोवेशन सेंटर्स, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन और अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइज अराइज बोला जाता है। और फिर लास्ट में एम करेक्ट, ये कुछ प्रोग्राम इसके अंदर रखे गए हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और ये सारे प्रोग्राम हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर डाले जा रहे हैं ताकि हमारी कंट्री में भी एक कल्चर जनरेट हो जाए इनोवेशन का। ठीक है, एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये जो एम आई क्रेस्ट, ये जो कोलैबोरेशन है, ये बिल्स एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा हमारी कंट्री में इसके और फिर वादानी
फाउंडेशन, इन लोगों की कोलैबोरेशन के साथ इसे स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आपको स्टेटमेंट सेकंड में जो आपसे बोला गया था कि इसे स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नहीं, इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, बल्कि बिल्स जो कि एक टाइम पे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे, बिल्स, ठीक है, बिल्स और मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा और उसके साथ साथ वाधवानी फाउंडेशन के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर के एक तरह से कोलैबोरेशन करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो आप ये बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द एजेओ न्यू was recently in the news। अब ये न्यूज में क्यों है एजेओ अजो न्यू, ये न्यूज में क्यों है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक्चुअल में ये टर्म क्या है और ये न्यूज में होने की वजह क्या है इसकी। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये जो एजेओ न्यू की अगर हम बात करें, ये एक नैनो बेस्ड कोटिंग मटीरियल है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह का ये कोटिंग मटीरियल है जो कि इंप्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी को, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में हमसे बोला जा रहा है एक कम्युनिटी ड्राइवन प्लेटफॉर्म यूज फॉर द लिविगेटिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो टर्म है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है नॉन कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग न्यूनेटल बिलीग्राम लेवल, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह से मेजरिंग टूल है, मेजरिंग डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है नैनोनेटल बिलीग्राम लेवल को चेक करने के लिए। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है अ लार्ज साइज रेस्ट्रोड डिस्कवर्ड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड मून, यानी मून और अर्थ के बीच में एक लार्ज एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया गया, उसी का नाम रखा गया एजेओ न्यू रखा गया हुआ है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी है। सी का मतलब ये हुआ कि हम इसे ये बोल सकते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, मेजरिंग नैनोनेटल बिलीरिबन लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि कोलकाता बेस्ड एसएन बोस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस, जिसे शॉर्ट में SNBNCBS बोला जाता है, कि यहाँ के जो रिसर्चर है, यहाँ के जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक डिवाइस को डेवलप किया है जिसका नाम रखा है एजेओ न्यू, और ये मेजर करता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जो येलोइश सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस डेवलप की गई है और उसी का नाम रखा गया है कि भी ये एजेओ न्यू रखा हुआ है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो एक तरह का एक डिवाइस है और ये मेडिकल फील्ड में काफी यूजफुल होने वाला है। और ये जो येलोइश सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में होता है, इसका काम ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो क्लियरेंस का काम, यानी कि जो कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करने का, उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम करा जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये एक तरह से डिवाइस है जो कि मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टोकामाक। टोकामाक क्या होता है, ये टर्म आपसे पूछा जा रहा है। इस टर्म की डेफिनेशन आप एक तरह से आपसे पूछी जा रही है, ये किस चीज से रिलेटेड है क्या चीज। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ रोबोट व्हील्ड व्हीकल डिजाइन टू लुक फॉर द साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स। ये बोला जा रहा है कि ये एक तरह से व्हील यानी कि पहियों वाला एक गाड़ी आप डिजाइन कह सकते हो, जो कि ये चेक किया जा रहा है कि मार्स के ऊपर लाइफ है या नहीं है, उस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन बी में इट इज द वेब बेस्ड पोर्टल। एक तरह से पोर्टल है ये जो कि फैसिलिटेट करता है मॉनिटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक ग्रिड को मॉनिटर करने के लिए, उसे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक वेब पोर्टल है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी। यानी कि हमारी कंट्री में जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा एक लेटेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की गई है, उसी का नाम रखा गया है टोकामाक। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज एक्सपेरिमेंटल मशीन डिजाइन फॉर द हार्मनेस फ्यूजन एनर्जी, कि भी एक तरह से एक मशीन है, एक्सपेरिमेंटल मशीन जो हमारी यहाँ डिजाइन की गई है और जिसका जो काम है वो है हार्मनेस फ्यूजन एनर्जी को से रिलेटेड एक मशीन है जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे डिजाइन की गई है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास टोकामाक के बारे में। टोकामाक एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हुआ अगर हम टोकामाक की बात करें तो एक मशीन है जो कि डिजाइन की गई है हार्मनेस फ्यूजन एनर्जी से रिलेटेड है ये, और इसे इंटरनेशनल
टर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के द्वारा जो है एक जो डिजाइन की गई थी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टोकामाक, यानी कि टोकामाक के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल मशीन है, एक मशीन डिजाइन की गई है जो कि हार्मलेस फ्यूजन एनर्जी है उसको मेजर करने का ये काम करती है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर रिलेटेड टू WTO से रिलेटेड कौन कौन सी एग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके पास ये कुछ एग्रीमेंट है। फर्स्ट एग्रीमेंट आपसे बोला जा रहा है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सेकंड एग्रीमेंट जो आपसे बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, और थर्ड एग्रीमेंट जो आपसे बताया जा रहा है वो ट्रिप एग्रीमेंट। तो आपको ये बताने में से कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि WTO से रिलेटेड है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो एग्रीमेंट है ये रिलेटेड है WTO से, और सेकंड ऑप्शन यानी ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि भी सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है या ये सेकंड और थर्ड जो एग्रीमेंट है वो रिलेटेड है WTO से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास सी है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो आपके पास फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है, ठीक है, ये एग्रीमेंट है ये रिलेटेड है WTO से। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपके पास डी है, डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एग्रीमेंट रिलेटेड है WTO से। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या है ये आपने बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से सही आंसर आपको जो भी लगता है उसे चूज करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही एग्रीमेंट रिलेटेड है WTO से। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से तीनों एग्रीमेंट रिलेटेड है। बात करें फर्स्ट एग्रीमेंट की, तो फर्स्ट एग्रीमेंट में बात की गई थी जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 1995 जनवरी 1 पे ये एग्रीमेंट साइन की गई थी, जिसका मेन पर्पस जो ये रखा गया था कि भी ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चर ट्रेड को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर तीन मेजर पिलर रखा गया था। फर्स्ट पिलर में बोला गया कि डोमेस्टिक सपोर्ट होगा, सेकंड पिलर में बोला गया था कि मार्केट एक्सेस होगा, और थर्ड पिलर में बोला गया था कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था जनवरी 1, 1995 में। अगर हम बात करें सेकंड एग्रीमेंट की, तो सेकंड एग्रीमेंट जो डील करता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से, जो कि सिंगापुर में 1996 में साइन की गई थी, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी बैरियर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेटेड, उस बैरियर को खत्म करके अपने नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे हम इंटरनेशनल लेवल पर। ये बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट यानी थर्ड एग्रीमेंट की हम बात करें, जिसे ट्रिप एग्रीमेंट बोला जाता है, इसे भी जनवरी 1, 1995 में ही साइन किया गया था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ये होता है कि सपोज किसी ने रिसर्च करके कोई काम किया है तो उसे लॉयल्टी या फिर कॉपीराइट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रेडमार्क प्रोवाइड करना, या फिर हम बोले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करने जैसी फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये तीनों ही एग्रीमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेटेड है WTO से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने और लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री में काफी साल के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपको, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर अंडर स्कूल करिकुलम। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी स्कूल करिकुलम के अंदर जोड़ा जाएगा, जो कि पहले कवर नहीं होता था। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि टीचिंग अप टू द एटलीस्ट ग्रेड 5 यानी कि क्लास 5 तक की अगर कोई टीचिंग हो रही है टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी कि क्लास 5 तक के जो बच्चे अपनी एजुकेशन लेंगे वो अपनी मदर टंग में, यानी कि जो बच्चा जहां से बिलोंग करता है उसकी जो भी मातृभाषा है उसके अंदर उसे पढ़ाया जाएगा, या फिर रीजनल लैंग्वेज में। सपोज एक बच्चा आसाम का है तो उसे असमीज भाषा में ही उसको क्लास 5 तक एजुकेशन दी जाएगी। नॉर्थ इंडिया में बच्चा है तो यानी कि हिंदी अगर उसकी रीजनल लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है तो उसी में उसको पढ़ाया जाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि साउथ में जो भी बच्चा है उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये प्रोविजन रखे गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है हो सकता है इसका ये बताना है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है,
ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसमें जो बोला गया रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 3 to 6 ईयर के बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, हाँ भाई ये भी बिल्कुल बात सही है। अब थोड़ा सा फीचर जान लेते हैं कि ये नेशनल ये जो हमारी कंट्री के अंदर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, इसके प्रोविजन क्या क्या है थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं आखिर है क्या। आप सबको मालूम है कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो कि 1986 की पॉलिसी के बाद काफी साल के बाद एक कोई नई पॉलिसी हमारी कंट्री के अंदर आई है, जिसके अंदर जो सबसे पहले पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि बच्चों का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसे 100% करना है, और ये टारगेट रखा गया है 2030 तक कि भाई 100% बच्चों का एडमिशन एजुकेशन सिस्टम के अंदर यानी स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये टारगेट रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट रखा गया है 2 करोड़ स्कूल बिल्ड किए जाएंगे बच्चों के लिए इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये भी एक टारगेट रखा गया है। इसके अलावा जो हमारी कंट्री में जो करंट सिस्टम है 10+2 यानी कि 12th तक की एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको चेंज करके थोड़ा नया पैटर्न लाया गया है, जिसके अंदर ये बोला गया है 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया है। और इसमें एज ग्रुप जो रखा गया है वो कुछ इस तरह से रखा गया है कि फर्स्ट एज ग्रुप के अंदर 3 से 8 तक के ईयर के बच्चे, फिर नेक्स्ट 8 से 11 ईयर के बच्चे, और फिर नेक्स्ट 11 to 14 ईयर के बच्चे, और लास्ट ग्रुप जो बनाया गया वो 14 से 18 एज के बच्चे। यानी कि ये एज ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया इस नए करिकुलम सिस्टम के अंदर, या आप बोल सकते हैं नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये है कि 3 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि आंगनबाड़ी या फिर प्ले स्कूल वगैरह इन सब सिस्टम के अंदर उन्हें डाला जा सकता है, ये भी प्रोविजन रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा क्या किया गया कि भी एटलीस्ट 5 क्लास तक, जैसे कि आपको स्टेटमेंट भी गिवन था कि क्लास 5 तक, ग्रेड 5 तक बच्चों को उसके रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रोविजन रखा गया और इसे क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल स्किल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन रखे गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और साथ के साथ एक बात और कि जो असेसमेंट है यानी कि बच्चों का जो इवेल्युएशन होता है उसको भी 360 डिग्री पर होलिस्टिक अप्रोच रखा गया, जिसके अंदर सिर्फ एकेडमिक्स को ध्यान में न रखते हुए बल्कि और भी चीजें और भी अदर एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और टीचर की बात करें, टीचर एजुकेशन की, तो टीचर एजुकेशन में ये बोला जा रहा है कि अब टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो होता है यानी उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बीएड वगैरह होती है, पहले क्या होता था, पहले 1 ईयर का कोर्स हुआ करता था, आपको मालूम ही होगा, उसके बाद इसे 2 ईयर का कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब नया प्रोविजन ये रखा गया है कि अब ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी, जिसके अंदर बीए, बीएससी या बीए, बीकॉम या बीएससी जो भी सब्जेक्ट चूज करता है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। और इसके साथ प्लस में बीएड, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन और टीचर सिलेक्शन के लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, दोनों को कंबाइंड यानी मर्ज कर दिया गया है। सिमिलरली वैसे जैसे बीएलएड वगैरह कोर्स होता है उसी तरह बीएड प्रोग्राम को भी बनाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रोविजन थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और ये सारे की पॉइंट हैं, आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट को उठा के आपके लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर अमोनिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपके पास। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है अमोनिया रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसे रिड्यूस करती है अमोनिया, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंजेक्शन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों के लिए अगर हम किसी को अमोनिया के इंजेक्शन दिए जा रहे हो तो वो हार्मफुल नहीं है, वो नुकसानदायक नहीं है, ये बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये था, सेकंड ये है। अच्छा चलिए बताइए, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी को, जिसमें ये बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है वो करेक्ट है। यानी कि ये बोला जा सकता है कि अमोनिया के अंदर जो ये फीचर होता है कि वो क्या करता है कि भी हमारे जो वाटर होता है पानी के अंदर
ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिड्यूस करता है अमोनिया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, जैसे आप लोग साइंटिफिक फार्मूला भी जानते हैं H2O, यानी कि ये जो पानी का जो फार्मूला है आप जानते ही हैं, जो केमिस्ट्री वगैरह में भी आप लोग या साइंस वगैरह में पढ़ते हैं H2O। तो इस अमोनिया क्या करता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है यानी O2 होती है, इसकी मात्रा को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और इस वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि जब पानी के अंदर ये क्वांटिटी रिड्यूस होगी, कुछ और टॉक्सिक मटेरियल अगर उसके अंदर पाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो बॉडी है उस हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को। तो इसलिए ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसे डैमेज करता है अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पानी में कमी होगी। तो अमोनिया की इंजेक्शन अगर कोई ज्यादा लेता है, अगर पानी से रिलेटेड अगर कोई ज्यादा इंजेक्शन लेता है अमोनिया से इंजेक्शन, तो वो एक हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर की हम बात करें तो पानी के अंदर 0.5 पार्ट्स ऑफ पर मिलियन इतना ही मात्रा होनी चाहिए अमोनिया, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया BIS के द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, कि मैक्सिमम लिमिट जो अमोनिया की रखी गई है ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन इतना ही रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अमोनिया हमारे लिए जो इसकी जो क्वांटिटी अगर एक्सेस में होगी तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसे शॉर्ट में ICCPR भी बोला जाता है। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट ये वाला है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ICCPR, यानी कि जैसे बोला जा सकता है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जो एक इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इज अ की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन बीइंग को एक प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सिविल और पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ट्रीटी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ट्रीटी है, बड़े ही काम की है और बड़ा एक्टिव, यानी कि इसका मेजर रोल है इस ट्रीटी का। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द UN ह्यूमन राइट काउंसिल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ICCPR, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन, वो मॉनिटर करती है इस ट्रीटी को और ध्यान रखती है कि प्रॉपरली बाकी जो मेंबर कंट्री है उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। यानी कि लोगों को ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का ये काम करती है, साथ के साथ पॉलिटिकल राइट भी प्रोटेक्ट करती है ये इंस्टीट्यूशन इस ट्रीटी के द्वारा। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज येट टू साइन द ICCPR कन्वेंशन, यानी कि हमारी कंट्री जो है इसने अभी तक इस ट्रीटी को या कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ ओनली 1, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है 1 और 2, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, तो ये बताइए। क्वेश्चन को अटेंड करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रीटी जो बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये एक मेजर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन की गई है बाकी कंट्रियों के द्वारा, जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी 2 स्टेटमेंट की अगर हम बात करें 1 बाय 1, तो उसके अंदर थोड़ा सा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इस ट्रीटी को लागू करने में इंप्लीमेंटेशन में काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ट्रीटी को इंप्लीमेंटेशन का जो काम करती है वो करती है वो ह्यूमन, क्या नाम है इसका, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं, बल्कि हमारी कंट्री के अंदर जो आर्टिकल 21 है, जिसके अंदर लाइफ विद डिग्निटी जो एक प्रोविजन रखा गया, एक फंडामेंटल राइट जो हमारी कंट्री में प्रोवाइड किया गया, उसके तहत ये राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि भी हमारी कंट्री ने बोला जा रहा है कि भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री ने भी इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है
और हमारी कंट्री के अंदर इसे आर्टिकल 19 के तहत इस तरह के प्रोविजन रखे गए हैं कि भी लोगों को पॉलिटिकल और साथ के साथ ह्यूमन राइट जैसे जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर अभी तक फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और हाँ, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला जा रहा है द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे शॉर्ट में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एम्स टू एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम रखा गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका जो एम होता है वो किस डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने का काम करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोटीन को जो डेफिशिएंसी उसको रिड्यूस नहीं बल्कि डेफिशिएंसी को डील करने एड्रेस करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कोई एक क्वांटिटी किसी चीज की है वो कम है और उसको डील करने का काम करती है ये इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये प्रोटीन के साथ डील करती है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये विटामिन के साथ डील करती है, और ऑप्शन सी में आप बोला जा रहा है इसका एम जो है डील करने का डेफिशिएंसी वो कैल्शियम से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये फास्फोरस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर डील करती है ये इंस्टीट्यूशन। तो ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, कि इस इंस्टीट्यूशन का एम क्या है जिसकी डेफिशिएंसी को ये डील करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसे शॉर्ट में NDDB भी बोला जाता है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है मिल्क प्रोडक्ट के अंदर अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तो कंज्यूमर को सही लेवल तक वो विटामिन मिल सके, उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने का, यानी कि आप ये बोल सकते हो मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट का ये काम करती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारी कंट्री में वर्ल्ड बैंक और टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 5 सितंबर 2017 को। तो इस दिन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इसकी हेल्प से ये काम करती है। और इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशन है इसे जो फाइनेंस करने का यानी कि जो फंड प्रोवाइड करने का जो काम होता है, इसे फंड जो प्रोवाइड करती है वो वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कराती है साउथ एशिया फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसके द्वारा ये काम करती है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका जो फंड मिलता है ना बाहर से मिलता है, साउथ एशिया फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव के द्वारा फंड मिलता है, जिसका इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है कि 2 मिलियन टन फोरफिटेड मिल्क रीच 30 मिलियन कंज्यूमर तक पहुंचे, ये इसका टारगेट रखा गया है। यानी इंस्टीट्यूशन का टारगेट क्या है ये आपको पता लग गया, ये कब एग्जिस्टेंस में है ये भी आपको पता लग गया, फंड कहां से मिलता है ये भी आपको पता लग गया। तो ये कुछ की फैक्ट है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि जिसे AIIB बोला जा रहा है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये इस बैंक को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि भाई ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ऑप्शन अच्छा पहले ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर संघाई यानी संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है नॉन सॉवरेन एंटिटी कैन आल्सो बी बिकम ए मेंबर, यानी कि जो एशिया से रिलेटेड नहीं है, एशिया से बिलोंग नहीं करती, वो भी इंस्टीट्यूशन वो भी कंट्री इसका पार्ट बन सकती है, ऐसा बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट यानी कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट इसके हेडक्वार्टर के रिलेटेड है वो गलत है। यानी कि आप बात कर लेते हैं इसका एग्जैक्टली करेक्ट हेडक्वार्टर क्या है,
इसका हेडक्वार्टर जो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो कि जनवरी 2016 में ऑपरेशनल आई थी, यानी कि इस टाइम से इसने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि अब फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर में से इसका पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। जब दिसंबर 25 2015 में जब इसे स्टैब्लिश किया गया था, जब ये बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, तो इंडिया भी इसका पार्ट था, फाउंडिंग मेंबर है, और इसके साथ साथ 57 और टोटल जो मेंबर है जिसके साथ इस बैंक को गठन मतलब स्टैब्लिश किया गया था, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अगर हम शेयर की बात करें, सबसे ज्यादा शेयर किसका है तो वो चाइना का है, जो कि 26.06% चाइना का फंड है, या चाइना इसे शेयर होल्डर रखता है अपने पास। उसके बाद हमारी कंट्री है जिसमें 7.62% वोटिंग राइट, या फिर अपना इतना शेयर हमारे पास इस बैंक का है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन भी है, इसका एक मेंबर है, यानी कि अदर देन एशियन कंट्री और बाहर की भी कंट्री के या इंस्टीट्यूशन भी इसका पार्टिसिपेट कर सकती है, इसके अंदर इसका पार्ट बन सकती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाए। क्वेश्चन आपके लिए ये है, विद रेफरेंस टू द फास्टैग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फास्टैग क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वन बाय वन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद रीलोडेबल टैग फीचर फॉर ऑटोमेटिक रिडक्शन ऑफ टोल टैक्स, यानी टोल टैक्स कनेक्ट करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे फास्टैग बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट यूज द रेडियो वेव, ये क्या करता है, रेडियो वेव यूज करता है टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द टैग। जो भी टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रेडियो वेव की हेल्प से इसमें से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, ये फास्टैग। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट नीड टू बी विद इन द डायरेक्ट लाइन और द साइड ऑफ द रीडर टू बी ट्रेस्ड, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक लाइन के अंदर होना चाहिए जिससे वो ट्रेस हो, मतलब आगे पीछे अगर स्लांट वाइज भी होगा, अगर गाड़ी एकदम सीधी भी ना हो तब भी इसे ट्रेस कर सकती है, इसे रीड कर सकती है, ये बताया जा रहा है स्टेटमेंट थर्ड में। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर का मतलब है कि आपको ये चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके बाद आप आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3, यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है कि ऑल थ्री स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसे 2017 में हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसका नाम फास्टैग रखा गया है। फास्टैग यानी कि जो ऐसा टैग है जो फास्ट काम करता है, कुछ इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो कैश कलेक्शन में जो देरी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम हो जाती थी, उसको डील करने के लिए, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए फास्टैग हमारी कंट्री में लाया गया है। और इसे जो मॉनिटर किया जाता है या इसे काम किसके ज्यादा इसे ऑपरेशनल किया जाता है, वो किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में NHAI बोल सकते हो। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो हमारी कंट्री के अंदर है मिनिस्ट्री, उसके अंदर ये आता है। और जैसा कि आपको स्टेटमेंट में ही मेंशन था, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके आइडेंटिफाई कर लेता है कि भी सारी इंफॉर्मेशन जो भी व्हीकल चला रहा है, ड्राइवर की और गाड़ी की डिटेल जो है तो उस टैग के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसके हिसाब से ही फिर वो टैग से ही पैसे को, मनी को कलेक्ट कर लेता है। आप ये बोल सकते हैं, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके अंदर आपकी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपने बताना है। तो चलिए पहले वन बाय वन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ECI भी बोला जाता है, कैन पोस्टपोन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली इन द केस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी इलेक्शन को जो पोस्टपोन कर सकती है, आगे शिफ्ट कर सकती है, सिर्फ इस कंडीशन में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, अदरवाइज और किसी कंडीशन में इलेक्शन को आगे पीछे शिफ्ट नहीं करेगी। ओनली लिख दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है
वो ये इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए कि 5 ईयर टर्म है इलेक्शन एक गवर्नमेंट को कंप्लीट करने का, उससे पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, जो भी मेजोरिटी में जो पार्टी हो अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, तो उसके रिगार्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन। आई होप आपको डिसोल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली legislative assembly, the ECI has to conduct the election within the 6 month of the dissolution। यानी कि जब भी अगर कोई गवर्नमेंट अपने टाइम पीरियड को पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी लूज कर देती है, तो विद इन अ 6 मंथ इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन करवाना एक मैंडेटरी हो जाता है उसके लिए। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इन दोनों में से क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली बी जो स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन जो आपके पास ओनली 2 वाला जो है ये करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपसे ये बोला गया था कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज जो होगी सिर्फ उसमें ही इलेक्शन को शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसे डिपेंड करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अगर खराब है, अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इस टाइम इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज की बात नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज के अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक नहीं है, दंगे हो रहे हैं, तो वो अपने इलेक्शन को शिफ्ट कर सकता है। 1 साल मैक्सिमम 1 साल तक के लिए वो शिफ्ट कर सकता है कि भी कभी भी आगे पीछे करवा सकता है। इसके अलावा अगर तब भी लगता है कि फिर भी अभी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो वो 6 मंथ पीरियड के लिए उसके आगे भी इसे शिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि ये जो आपको बोला गया था कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि कोई भूकंप वगैरह आ गया, अर्थक्वेक टाइप का कोई चीज आ गई, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, उस कंडीशन में शिफ्ट करेगा नहीं। उसके अलावा और भी दूसरी कंडीशन, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन भी हो जाती है, तो उसके अंदर भी इस चीज को शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नेचुरल कैलेमिटी जिसमें अर्थक्वेक और फ्लड जैसी कंडीशन हो, इन सारी चीजों के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये फुली राइट है कि वो इलेक्शन को आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 172 के पार्ट 2 के अंदर ये बात मेंशन की गई है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है और किस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर सकता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसके अंदर ये बोला गया कि जब भी कोई डिसॉल्व हो जाएगी तो उसे विद इन 6 मंथ उसे इलेक्शन कंडक्ट कराना जरूरी हो जाता है, और जिसे 1 ईयर तक आप पोस्टपोन भी किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भी जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के बारे में अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है, और आपको ये बताना है कि इन सारे स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है इट इज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जब हमारी कंट्री के अंदर आया था उसके तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड which will connect the database of security agency and the economic institution। यानी कि ये एक तरह से इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ जोड़ करके इंटेलिजेंस एक तरह से आप ये बोल सकते कई सारे इंस्टीट्यूशन को जोड़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करने की इसके पास फुली पावर है। वो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारी कंट्री के अंदर है उनको जोड़ करके ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए। ये स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वर्क्स अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी कि इसका जो पूरा काम होता है नेट ग्रिड का, ये पूरा काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय जो हमारी कंट्री के अंदर है वो इसको डील करती है नेट ग्रिड को टोटली, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी का मतलब ये हुआ
कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे आपको ये बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेट ग्रिड को स्टैब्लिश किया गया है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप सबको मालूम ही होगा 2008 में हमारी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, और उस अटैक के बाद गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि भाई हमारी कंट्री में नेट ग्रिड जैसी एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो कि इस तरह की जो सडन कोई अटैक आउटसाइड से कुछ हमारी कंट्री को हार्मफुल अटैक जो हो जाता है, इसको डील करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आपको इससे ये भी पता होगा कि इससे पहले 2003 के आसपास, 2001 या 3 के आसपास, मतलब इससे पहले पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या जिसे नेट ग्रिड आप बोल सकते हो, इसे 2009 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में ये जो बोला गया था कि इसका जो एम होता है वो ये इंटीग्रेटेड होकर के काम करना है, यानी कि सबको मिलाकर के काम करना है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला गया था कि भाई ये क्या करती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के डाटा को मतलब किसी को ट्रेस करना है, तो भाई सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हेल्प ले सकती है, जिसके अंदर किसी भी बैंक की डिटेल निकाली जा सकती है, इंश्योरेंस कंपनी की, रेलवे की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, को ट्रांजेक्शन आपने की है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, यानी कि किसी भी तरह की आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये लोग निकलवा सकते हैं। ये इनको पावर दी गई है। और हाँ, लास्ट में जो आपको थर्ड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसके अंडर में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी और सेकंड के साथ थर्ड स्टेटमेंट भी, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो इसका जो स्टैब्लिश किया गया 2009 में किया गया था, और मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था हमारी कंट्री में, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी स्टैब्लिश की गई थी हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपने सुना होगा कि किसी एक कंट्री ने ये लॉन्ग मार्च 5B एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जब आप ये समझ लेंगे किस कंट्री के द्वारा ये प्रोग्राम, ये स्पेस प्रोग्राम काम किया गया, तो फिर आपके लिए आंसर देना भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी मिशन से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये मार्स मिशन जो है उससे एसोसिएटेड है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग है, यानी कि कमर्शियल सैटेलाइट जो होते हैं वो उसका प्रोग्राम में से, इनमें से एक ये है लॉन्ग मार्च 5B। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि स्टैब्लिशिंग परमानेंट स्पेस स्टेशन, स्पेस में एक परमानेंट स्टेशन को स्टैब्लिश करने के लिए इसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को इसके साथ जोड़ा गया है, ये आप बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ये जो टर्म है लॉन्ग मार्च 5B, ये एसोसिएटेड है चाइना का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है जो चाइना ने स्पेस में अपना खुद का स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कि भी ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट रखा गया था, जो कि चाइना का एक मिशन है, जो कि चाइना क्या करना चाह रही है, स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाह रही है मून के लिए। तो उसके लिए एक अपना खुद का, मतलब ये एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको अलग छोड़ करके, मतलब वो उससे बिना जुड़े अपने लिए खुद का एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करने के लिए चाइना ने इसे लॉन्च किया गया, और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है चाइना का ये प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हो गया स्टैब्लिश परमानेंट स्पेस स्टेशन, यानी कि स्पेस में एक स्टेशन डेवलप करने के लिए चाइना ने ये रॉकेट लॉन्च किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया सी। अब आपको ये बताना है कि भी आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही किए। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा जो मैंने आपके लिए जो एजुकेशन पॉलिसी आपको बताई कि भी ये पॉलिसी में ये चेयरमैन है, तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। जैसे अभी 2019-20, जैसे अभी ये 19 का ड्राफ्ट था, 2020 में ये पास हुआ, 1 मिनट, हाँ 2020 में जो पास हुआ, तो इस टाइम पोखरियाल साहब हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उसी तरह बाकी जितने भी हैं, जैसे मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भी जितने भी, यानी कि 2020 तो हो गया आपके पास, ये 1986 के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, 1980
1968 के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और 1952 के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिएगा और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने कम से कम 2 फ्रेंड में शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। ठीक है, इतना अगर मेरे लिए कर सकते हैं, इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।